बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकास गफ़ार और आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 उसका लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी 2 काइंड के बारे में हमने पढ़ा। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे। एक था बर्ग और दूसरा था वैग। गाल्डबर्ग और वैग ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला जो कंपोनेंट है, अगर आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो याद करनी है तो हमें 2 कंपोनेंट इसके पढ़ने होंगे। पहला इसका है रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। पहला जो कंपोनेंट है इसकी डेफिनेशन का वो है रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, हम किस तरह इन दोनों कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर कि जो रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उसके एक्टिव मास के। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reacting substances। मतलब ये है कि जो पहला कंपोनेंट है उसमें बता रहा है कि जो चीज़ रिएक्ट कर रही है उसका जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। दूसरा जो कंपोनेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। के मतलब कि जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसका रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो रिएक्शन है उसका रेट जो रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डेफिनेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की कि अगर हम पूरा इस डेफिनेशन को पढ़ें तो किस तरह पढ़ेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substance। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर हम इस डेफिनेशन को अपने ध्यान में रखेंगे तो हम जो इसकी कैलकुलेशन है वो इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास क्या होता है? ये एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास जो है वो दरअसल मोलर कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन है। इसका जो यूनिट है वो है मोल DM-3। मोल DM-3 इसका यूनिट है, और इसका जो सिंबल है वो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। तो ये है स्टार्ट ऑफ टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन का
कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो 1869 में गाल्टबर्ग और वैग ने पेश किया। और ये है क्या, इस लॉ के अंदर बताया गया है कि द रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substance। अब इन्हीं डेफिनेशन को हम लेके इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो तवज्जो से आपने देखना है कि हम किस तरह कैलकुलेशन करते हैं। हम एक रिएक्शन लेते हैं, हम कहते हैं कि A प्लस B changed into C प्लस D। अब A प्लस B चेंज हो रहे हैं C प्लस D में, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। C प्लस D अगेन चेंज हो रहे हैं A प्लस B में, तो ये रिवर्स रिएक्शन है। फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन के अंदर जो अशिया रिएक्ट करती हैं उनके एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें इसके फॉरवर्ड रिएक्शन की, हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम उसकी बात करते हैं। अब हमने कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके अंदर जो अशिया रिएक्ट करती हैं उनका एक्टिव मास ले लें, फिर उनका हासिल ज़रब ले लें, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। अब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मीन्स ये कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो अशिया रिएक्ट करेंगी उनके एक्टिव मास का आप हासिल ज़रब लेंगे, तो वो इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ इस तरह के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो अशिया रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं फॉरवर्ड के अंदर, वो A और B हैं, तो A और B का आप एक्टिव मास ले लें, मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ले लें, उनका हासिल ज़रब लेंगे, तो आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन में भी यही था कि द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब ये प्रोडक्ट है दरमियान में, ये उनके एक्टिव मास हैं और ये रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, इनका हमने प्रोडक्ट लिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन के। मज़ीद हम किस तरह करते हैं, हम कहते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन है हम इसे RF लिखते हैं, और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन हटाएंगे तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं जब, तो साथ में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल का साइन लगाया, साथ में हमने एक कांस्टेंट लगाया K कांस्टेंट। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड है तो हम KF ये एक फॉरवर्ड कांस्टेंट हमने लगा दिया, साथ में वैसे का वैसे A, साथ में B। इसी तरह अगर हम कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिवर्स में कौन सी चीज़ें हिस्सा ले रही हैं, वो C और D हैं। तो जब हम रेट ऑफ रिवर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उसके अंदर C और D हिस्सा ले रहे हैं, तो हम C और D का जो इनके एक्टिव मास हैं उनका हासिल ज़रब लेंगे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये C और ये D का एक्टिव मास हो गया। अब इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन R से रिएक्शन, और यहाँ स्मॉल r लगाएंगे, रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट ऐड करेंगे साथ में। अब रिवर्स रिएक्शन है तो R से रिवर्स, साथ में C और D एज इट इज। अब हमने पढ़ा जो डायनामिक एक्विलिब्रियम है उसके अंदर जो फॉरवर्ड है और जो रिवर्स है इनके रेट्स बराबर होते हैं। तो हम भी यहाँ वैसा ही करते हैं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है RF वो बराबर है R के, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम के अंदर ये एक्विलिब्रियम है, तो एक्विलिब्रियम के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर होना लाजमी है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर जो रेट हैं वो बराबर होंगे,
अब हम क्या करेंगे, हम आर एफ में ये वाली वैल्यू दर्ज करेंगे और आर आर की जगह ये वाली वैल्यू दर्ज करेंगे। हम कहते हैं कि ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है और ये हम कहते हैं कि 3 है। तो हम फिर लिखते हैं कि जो 1 और 2 की वैल्यूज़ 3 में पुट करने से क्या होगा कि हम कहते हैं के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी और ये डी। देखिए आर एफ की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और आर आर की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन गई। अब हमने क्या करना है, हम के आर को इधर लेके आएंगे और इस चीज़ को हम यहाँ लेके जाएंगे। अब ये चीज़ जहाँ ज़रब हो रही है तो वहाँ तक डिवाइड होगी और ये के आर यहाँ ज़रब हो रहा है तो यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। तो हम इस तरह बनाएंगे के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू सी डी की मोलर कंसंट्रेशन बाई ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन। अभी हमारे पास इस तरह की मसावात बन चुकी है। अब आपको पता है जो के एफ है ये भी कांस्टेंट है और जो के आर ये भी कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट बाय कांस्टेंट एक हम नया कांस्टेंट इसको देते हैं ताकि वो एक ही कांस्टेंट हमें यूज़ करना पड़े। तो हम कहते हैं जो के एफ है बाई के आर है वो एक के सी के इक्वल है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये एक नया कांस्टेंट हमारे पास आया है। तो हम कहते हैं कि ये सारी मसावात जो है के सी इज इक्वल टू सी डी बाई ए और साथ में आप बी ऐड करेंगे। तो ये आपके पास के सी की मसावात आ गई है। के सी क्या है, ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी। और अब हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के माबैन ताल्लुक को जाहिर करता है। तो ये हमारे पास एक आम सा मेथड था कि हम किस तरह जो है फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट को फाइंड करने के बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक जनरल रिएक्शन हो, मिसाल के तौर पर इस तरह कि हम कहते हैं जो हमारा रिएक्शन है वो जनरल है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी ऐड हैं। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऐड नहीं थे, इसमें सिर्फ सिंपल सा एक रिएक्शन था। अगर हम कहते हैं इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो, मतलब ए जो है इसके मोल हों ए स्मॉल ए, बी के मोल स्मॉल बी हों, सी के मोल स्मॉल डी हों और डी के जो मोल्स हैं स्मॉल डी हों, तब ये मसावात कैसी होगी। पहले सिंपली था हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट से इनके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं थे। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स साथ में ऐड कर दिए हैं कि ए के जो मोल्स हैं वो स्मॉल ए हैं और बी के मोल्स स्मॉल बी हैं, सी के मोल स्मॉल सी हैं और डी के मोल स्मॉल डी हैं। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स भी साथ हों तब हमारे पास एक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसकी मसावात कैसे बनेगी, उसका मेथड क्या है। उसका मेथड ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अगर हम उसकी बात, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो अशिया रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मास का आप हासिल ज़रब लेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो जो अशिया रिएक्ट कर रही हैं उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स के अंदर हम लिखते हैं। इस तरह देखेंगे आप कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या चीज़ें हिस्सा ले रही हैं, ए और बी हिस्सा ले रही हैं फॉरवर्ड के अंदर, तो ए और बी का एक्टिव मास उनका हासिल ज़रब लिया। फिर हमने कहा जो मोल्स हैं वो हम इन जो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स में लिखते हैं। तो ए की पावर में स्मॉल ए, बी की पावर में बी के मोल स्मॉल बी हैं तो स्मॉल बी लिखेंगे। अब इसी तरह जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उसे हम कहते हैं और ये जो स्मॉल आर लिखा हुआ है ये
या सॉरी यहाँ पे लगाना है एफ स्मॉल एफ, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो आर से रिएक्शन, एफ से फॉरवर्ड रिएक्शन। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का लगाएंगे साथ में एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, और कांस्टेंट हमारे पास के एफ मतलब फॉरवर्ड कांस्टेंट होगा, और साथ में एज इट इज़ ए और इसकी पावर स्मॉल ए, बी पावर स्मॉल बी। ये हमारे पास फॉरवर्ड के लिए हो गया। इसी तरह अगर हम रिवर्स की बात करें, हम कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें रिवर्स में कौन सी चीज़ें हैं, सी और डी। तो हम सी और डी के एक्टिव मासेस की बात करेंगे। सी ये डी हो गया, और जो इसके नंबर ऑफ मोल हैं वो हम इसकी पावर में लिखते हैं, ये सी स्मॉल और ये डी स्मॉल। अब जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है हम उसे आर स्मॉल आर जो है ये रिवर्स है, और ये बड़ा जो है रिएक्शन है। तो हम अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का लगाएंगे, साथ में कांस्टेंट ऐड करेंगे, और कांस्टेंट जो है अब रिवर्स का है तो हम यहाँ पे स्मॉल आर लगाएंगे, साथ में जो सी और डी एज इट इज लिखेंगे। अब दोबारा वही बात कि हमने पढ़ा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो फॉरवर्ड का रेट है आर एफ है वो बराबर होता है आर के, फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे कि आर एफ की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और आर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें जी, के एफ ए राइज टू द पावर स्मॉल ए, बी मोलर concentration राइज टू द पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के आर सी मोलर concentration राइज टू द पावर स्मॉल सी, डी मोलर concentration राइज टू द पावर स्मॉल डी। ये हमारी मसावात बन चुकी है जब हमने आर एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इस तरह की मसावात बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो के आर हमारा है वो हम इस तरफ लेके आएंगे, और जो ए और बी है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब के आर यहाँ पे ज़रब हो रहा है, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, के एफ बटा के आर इज इक्वल टू, या हम इसे कह सकते हैं के एफ डिवाइडेड बाय के आर। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरी साइड पे, अब ये चीज़ यहाँ पे ज़रब हो रही थी वहाँ पे जाकर डिवाइड होगी, सी मोलर concentration राइट टू द पावर स्मॉल सी, डी मोलर concentration राइट टू द पावर स्मॉल डी, डिवाइडेड बाय ए मोलर concentration राइट टू द पावर स्मॉल ए, डी मोलर concentration राइट टू द पावर स्मॉल डी। अब ये हमारे पास इस तरह की मसावात बन चुकी है, लेकिन आपको पता है के एफ बाई के आर जो है दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम इसकी जगह हमने पहले भी पढ़ा है कि के एफ बटा के आर इज इक्वल टू के सी। तो हम जो है के एफ बटा जो के आर है इस जगह जो हम के सी जो है पुट कर देते हैं, तो के सी इज इक्वल टू सी पावर स्मॉल सी, डी की मोलर concentration पावर स्मॉल डी बाई ए की मोलर concentration पावर स्मॉल ए, बी की मोलर concentration पावर स्मॉल बी। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन था, और जनरल रिएक्शन से हमने के सी की जो वैल्यू है वो फाइंड की है। और इसमें थोड़ा चेंज यही था कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में वो ये थी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस रिएक्शन के अंदर जो अशिया रिएक्ट करेंगी उनके एक्टिव मास का जब आप हासिल ज़रब लेंगे तो वो उसी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये पूरे लॉ ऑफ मास सेक्शन में यही बात रिपीट होती है कि जो भी रिएक्शन है, या चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो रिवर्स है, उसके अंदर जो अशिया रिएक्ट करेंगी उनका आप एक्टिव मास लें, एक्टिव मास का हासिल ज़रब लें, वो उसी रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर उसमें
मोल्स का जिक्र है तो जो मोल हैं वो रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर में लिखेंगे। मतलब ए का मोल है तो ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में होगा, बी का मोल है तो बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में हम उसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ मास एक्शन। शुरू में हमने इसकी मसावात, पहले इसकी डेफिनेशन की, फिर इसकी मसावात निकाली, फिर हमने एक जनरल रिएक्शन से भी केसी की मसावात निकाली है। और हमें इसमें पता ये चलता है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके दरमियान और जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है इसके दरमियान हमें रिलेशन शो करवाता है। उम्मीद है कि आप सबको ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये समझ आई होगी और ये बोर्ड में इंतहाई अहम टॉपिक है और अक्सर औकात ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्लेन इट। और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी अहम है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो बोर्ड वाले मतलब अक्सर पूछते हैं और आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज में भी दिया गया है कि रिएक्शन के रेट और एक्टिव मास में क्या फ़र्क है। जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके पास वो जवाब मिल जाएगा वो आपको। तो उसके बाद जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर से वो ये है कि एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास मैंने बताया आपको कि मोलर कंसंट्रेशन है, उसका जो यूनिट है वो मोल DM-3 है और जो उसका जो सिंबल है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। इंशाल्लाह आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। कल हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और थैंक यू।